चलिए, तो कल हमने जनरली जानने की कोशिश करी थी साइक्लिक रूल वगैरह, या हमने कल यहाँ से शुरू करा था। आइडल गैस इक्वेशन से हमने शुरुआत करी थी। ठीक है जी, आइडल गैस इक्वेशन से हमने शुरुआत करी थी, और हम जो है, एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट। यस, कल हमने आइडल गैस इक्वेशन से शुरुआत करी थी, जिसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी हमने देखा था। फिर हमने 1 मोल के लिए माना था पीवी इक्वल टू आरटी होता है। फिर हमने ऑब्वियस बात है कुछ पार्शियल डिफरेंसेस इन टर्म्स निकाल के देखी, जैसे डेल पीवी डेल वीटी देखा था। इसकी वैल्यू जो है माइनस के आरटी बाई वी स्क्वायर आता है। ऐसी हमने बहुत सारी वैल्यूज आपको निकालने को दी थी। ये तो मैंने होमवर्क दी थी कि डेल टी बाई डेल पीवी और डेल टी बाई डेल वीपी ये आपको घर से निकालना है। ये आपको मैंने दिया था, आई थिंक निकाला होगा, मैं चेक कर लूंगा। बाकी मुझे एक बार बता दीजिए क्या क्या इनकी वैल्यूज आएंगी, तो मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट कर देता हूँ। बताइए डेल टी बाई डेल पीवी की क्या वैल्यू निकल के आई, मुझे जल्दी से बताइए क्या वैल्यू थी इसकी, बोलो। V by R। इट इज वी बाई आर। सभी का यही है वी बाई आर, प्लीज मुझे बताइए। जी भैया। अच्छा, आगे डेल टी बाई डेल वी पी, पी बाय आर। इट इज पी बाई आर। ठीक है, क्या सभी का यही वैल्यू था, प्लीज मुझे बताइए। जी भैया। ठीक है, अगर सभी का यही है तो मैं मान के चल रहा सही है, पर फिर भी किसी को अगर कोई वैल्यू में गड़बड़ लग रही है तो प्लीज मुझे बताइए, मैंने चेक नहीं किया, आप कर सकते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक, गलती होगी तो मुझे बताना, जरूर चेक करूंगा। सो डैट बाकी सभी कह रहे हैं सभी का ही निकल गया, डेट मींस आपका आंसर सही है। सो डैट साइक्लिक रूल फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस, तो जब मैं आपको पढ़ाया था कि भैया कैसे साइक्लिक रूल को पढ़ना है, पी बाई वी, वी बाई टी, टी बाई पी, बचा जो कांस्टेंट हो जाएगा, ये सब बराबर -1 के आना चाहिए। फिर काफी जगह पे बुक में ऐसे डेरिवेशन में लिखा होगा एज वी नो डैट, और यूज कर लिया गया होगा, फिर आप कहोगे भैया कहाँ से आया, तो उसका आंसर ये होगा। फिर हमने पढ़ा था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन में देखा था जनरली जो स्टेट पे डिपेंड करेगा, या तो इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट, केवल उन्हीं स्टेट पे डिपेंड करेगा, बीच में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। अगर बीच से मतलब पड़ेगा तो उसका पाथ फंक्शन होगा। दैट मींस किस पाथ को ट्रेवल करके वो ए से बी में गया था। हमने देखा था स्टेट फंक्शन में हमारे पास पीवीटी ऊषा जी से हमने याद करने की कोशिश करी थी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ठीक है ना, दाब आयतन और ताप, इसके अलावा तापमान, इसके अलावा हमारे पास आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, उसकी एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी हमने जनरली देखी थी। इसके अलावा हमने देखा था पाथ फंक्शन में हमारे पास कौन कौन से पाथ होते हैं जो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, होती है हीट और वर्क। ठीक है ना, तो ध्यान देना। फिर इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारे स्टेट फंक्शन होंगे वो जनरली साइक्लिक रूल को फॉलो करेंगे, और एग्जैक्ट फंक्शन होंगे दैट मींस वो यूलर थ्योरम को फॉलो करेंगे। यूलर थ्योरम हमने देखी थी, कोई हमारा फंक्शन था वो z अगर x y का है, दैट मींस हमारा कोई हमारा फंक्शन है जो कि s जैसे कि pv का है, तो हमने बताया था कि s को p से डिवाइड करेंगे, एक बार फंक्शन p से डिवाइड करेंगे, फिर जो बचा वो कांस्टेंट, फिर जो नीचे डिफरेंशियल होगा उसी का कंप्लीट डिफरेंशियल ऊपर मान लेंगे, फिर प्लस का साइन डेल s, और में जो बचा डेल v, फिर p बचा उसको कांस्टेंट, और जो नीचे है उसी का कंप्लीट डिफरेंशियल। ये हमने कल देख लिया था। फिर हमने बताया था कि इसमें आप m और n मान लीजिए, m और n मानने के बाद उसके बाद जो m वाला फंक्शन होगा उसके n वाले फंक्शन के साथ डिवाइड करेंगे, और जो बचा उसको कांस्टेंट मान लेंगे। ऐसे n वाले फंक्शन को m वाले फंक्शन के साथ डिवाइड करेंगे, जो बचा उसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो अगर ये आ गया तो दैट मींस आपकी यूलर थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे यूलर थ्योरम का प्रूफ देखा था, कुछ मिस्टेक हो गई थी उसको भी हमने सुधारा था। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रेशर एक फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो P जो है V और T का फंक्शन है। दैट मींस यहाँ से फिर क्या हो जाएगा dP, दैट मींस यूलर थ्योरम के लिए हम कंप्लीट डिफरेंशियल ऑफ P लिखते हैं, जो फंक्शन है मेन फंक्शन उसको डिफरेंशियल कंप्लीट में लिखते हैं। इसके अलावा ये हो जाएगा डेल P और में डेल V, पहला फंक्शन V है, V के रेस्पेक्ट मैंने इसको मान लिया, जो बचा उसको कांस्टेंट, जो नीचे है उसका कंप्लीट डिफरेंशियल। सिमिलरली प्लस का साइन डेल P और में डेल T, फिर V बचा कांस्टेंट, तो नीचे वाले का कंप्लीट डिफरेंशियल dt। फिर इसके अलावा हमने 1 मोल आइडल गैस के लिए निकालना था PV इक्वल टू RT होता है। फिर हमने देखो m की जगह पे जो टर्म है उसको m मान लिया, इस वाली टर्म को n मान लिया, फिर हमने इसको डिराइव करा जो कि RT बाई वी स्क्वायर है, ऐसे R बाई वी आया, तो यहाँ से हमने इसको m और n मान के रख लिया। फिर इसके बाद हमने यूलर थ्योरम के लिए हमें वेरीफाई करना था कि m वाला फंक्शन t के साथ और बचा उसका फंक्शन खुद का कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे n वाला फंक्शन v के साथ जो बचा वो कांस्टेंट हो जाएगा। हमने इसको रखने की कोशिश करी, दैट मींस आ जाएगा माइनस के आर वी स्क्वायर, माइनस के आर वी स्क्वायर, तो दैट मींस यूलर थ्योरम हमारी वेरीफाई हो गई। दैट मींस यहाँ पे प्रेशर जो फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, सो स्टेट फंक्शन ये वेरी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, ऐसे ही मैंने एक और क्वेश्चन दिया था आपको, मैंने शायद आपको दिया होगा टेम्परेचर जो फंक्शन है प्रेशर और वॉल्यूम का। ठीक है, तो आप लोगों ने आई थिंक वेरीफाई किया है काफी बच्चों ने, और होमवर्क अपना सेंड किया। जिन्होंने नहीं किया है सोते रहिए भैया, टाइम निकल जाएगा। ठीक है ना, बाद में फिर कहोगे कि भैया साल भर कुछ नहीं किया। ठीक, चलिए, तो आज कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं, कुछ और टर्म्स हम पढ़ लेते हैं, कुछ हम यूनिट कन्वर्जन के बारे में भी जान लेते हैं, कुछ यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर आ गया
अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आएगा तो हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स है वो थोड़ी गड़बड़ में आ जाएगी, ठीक है ना, वो गड़बड़ में आ जाएगी अगर हमें यूनिट कन्वर्जन नहीं आता होंगे। यूनिट कन्वर्जन का मतलब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है जी। तो जनरली हम यूनिट कन्वर्जन देखते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यूनिट कन्वर्जन के लिए सबसे पहले कैसे इन यूनिट्स को लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम देखें प्रेशर जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। दाब जो होता है वो बल कितने एरिया में लग रहा है उसके बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं क्या करूं, यहां से फोर्स को जनरल या प्रेशर को तो फोर्स क्या होता है आप सभी जानते हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इनटू उसका त्वरण, दैट मींस एक्सेलरेशन, भार गुणा में उसका त्वरण बट्टे में ए उसका एरिया हो जाएगा। तो प्रेशर जो दाब होता है वो बल बट्टे में उसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। और ऑब्वियस है प्रेशर जो होगा यहाँ से दाब जो होगा, फोर्स हम जानते हैं, हमने पढ़ा है फिजिक्स में, बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ कहानी को, वो मास इंटू एक्सेलरेशन, उसका जो भार है इंटू में उसका त्वरण के बराबर होता है, ठीक। अब यहां से मैं क्या करूं, एल से ही ऊपर गुणा कर दूं और एल से ही नीचे गुणा कर दूं, ठीक है। और ये एरिया जो है, सॉरी ए जो है, ये इसका जो त्वरण है, इस एक्सेलरेशन को मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लूं तो मुझे पता है ए को जी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये आप सभी जानते हैं। और ये जी बराबर आप सभी जानते हैं 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। आई थिंक मैं वैल्यू सही लिख रहा हूँ, ठीक है, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद हम सभी जानते हैं जो यहाँ से प्रेशर निकल के आएगा, आप सभी जानते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो आपको पता है मीटर क्यूब निकल के आएगा, और मीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम 3 डायमेंशन होता है, ये सब आप जानते हैं, ठीक। तो एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ मीटर में होता है, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर करूंगा तो मीटर क्यूब आ जाएगा। दैट मीन्स नीचे हो गया इसका वॉल्यूम, ऊपर हो गया एम ए, ए की जगह मैं जी मान रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एल से गुणा करा है, इस एल को अगर लंबाई को मैं हाइट मान लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स इसकी जगह पे मैं एच लिख देता हूँ। अब आप सभी जानते हैं मास भार बट्टे आयतन, जो उसकी क्या होती है, डेंसिटी, उसका घनत्व होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ से जो पी निकल के आया, प्रेशर जो निकल के आया, प्रेशर निकल के आया, एम बाई वी क्या हो गया, उसकी घनत्व हो गया, डेंसिटी हो गया, तो रो जी एच के बराबर आ गया। बोलिए क्या इतनी बात क्लियर हुई है? ये जनरली 12th क्लास फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर जो है वो रो जी एच होता है, रो उसके घनत्व, जी उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका त्वरण जो ग्रेविटी के द्वारा बन रहा है, और इसकी एच उसकी हाइट है। बोलिए क्या इतनी बात क्लियर है? बोलो जल्दी से जी फास्ट। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो आगे कुछ बातों को और समझ लेते हैं। हम पारा, मरकरी, जब इसको सी लेवल पे ले जाते हैं, सी लेवल पे ले जाते हैं, सी लेवल पे जैसे इसे मैं ले जाऊंगा तो पारा क्या होगा, अपने सतह से, ये जनरली फिजिक्स में पढ़ा है, बस मैं इसको इतना इतना समझा के छोड़ दूंगा, बाकी सब आप खुद अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, खुद ही समझ सकते हैं कि जैसे इस पारे को सी लेवल के पास ले जाके रखूंगा तो ये पारा जो है सी लेवल से 76 सेंटीमीटर उठ जाएगा, या फिर मैं कहूं 760 मिलीमीटर उठ जाएगा, जिसे हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि जब मैं पारे को समुद्र के पास ले आता हूं तो 76 सेंटीमीटर ये उठ जाता है उस प्रेशर से, तो 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, जिसे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि जो जब पारे को समुद्र के पास ले जाऊंगा तो वो 76 सेंटीमीटर उठ जाएगा, ठीक। और पारे का घनत्व कितना होता है, डेंसिटी कितनी होती है, तो इट इज 13.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसके बाद ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे मैं 10 ही मान लेता हूं, 10 मीटर पर सेकंड, 9.8 है, मैं से 10 ही मान लेता हूं, ठीक है जी। क्या समझा रहा हूं, सिंपल सी टर्म है, कोई भी ऐसा इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, बीएससी के स्टूडेंट हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मत सोचना कि ये सब हवा में उड़ के, कुछ हवा में उड़ने वाली बात भैया इसमें है नहीं, सिंपल से फॉर्मूले हैं, जीरो से लेके चल रहा हूं। आप सभी जानते हैं प्रेशर जितना बल लग रहा है, जितने क्षेत्रफल में प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं नया नहीं पढ़ा है, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो प्लीज चीजों को जब आप हार्ड मान लेते तो वो हार्ड है, अदरवाइज ये मान के चलोगे बिल्कुल हम जीरो से ही पढ़ रहे हैं तो इट इज नॉट हार्ड। तो ऑब्वियस बात है, पारे को मैं समुद्र के पास ले गया, पारा 76 सेंटीमीटर उठ गया, उसकी हाइट देख ली, उसका मैंने डेंसिटी घनत्व कितना होता है, 13.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, उसकी ग्रेविटी ऑब्वियस बात है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जैसे मैं इन वैल्यूज को रखता हूं तो मुझे ये निकल के आता है प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना है, एक वायुमंडलीय दाब है, हम अपने अकॉर्डिंग उसको 1 मान लेते हैं कि हम पे जो प्रेशर लग रहा है वो एक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे लग रहा है। और वो जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लगभग लगभग बराबर होता है 10325
न्यूटन मीटर स्क्वायर के, न्यूटन मीटर स्क्वायर के। कैसे? देखो ना, शुरू में हमने लिखा फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। दैट मींस जो प्रेशर है वो 101 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वैल्यू रख के देख लेना, यूनिट यहाँ पे रख के देखना, अपने आप ही आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं तो आपको कोई इतनी जानने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको फिजिक्स में डीप में घुसना नहीं है, बस मैंने आपको समझा दिया कि एक वायुमंडलीय दाब जब आप इन वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो 101 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल होता है। पास्कल, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। दैट मींस न्यूटन मीटर स्क्वायर को मैं पास्कल भी लिख सकता हूं। दैट मींस जो एक मेरा वायुमंडलीय दाब है, आप देखते हैं प्रेशर की इतनी सारी यूनिट्स हैं, वो इतनी सारी यूनिट कहां से निकल के आई? तो यहां से निकल के आई, पास्कल। अच्छा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू 760 मिलीमीटर Hg, क्योंकि जैसे मैं पारे को समुद्र के पास ले गया तो 760 मिलीमीटर उठ गया, तो हम देखते हैं प्रेशर की यूनिट ये भी होती है। या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ध्यान देना, ये इसकी एक और यूनिट हो गई, ये इसकी एक और यूनिट होगी। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी होगा, या फिर 760 मिलीमीटर Hg होगा, या फिर एक एटमॉस्फेयर बराबर 101 न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। दैट मींस इट इज आल्सो इक्वल टू 101325 पास्कल। तो ध्यान देना, अब इसको चाहे किलो पास्कल में रख लो, 101.325 दशमलव लगा दिया तो 10 की घात 3 आ जाएगा, और 10 की घात 3 को आप सभी को पता है किलो कहते हैं, तो ऑब्वियस इट इज इक्वल टू 101325 किलो पास्कल kPa। ठीक है जी, तो एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना किलो पास्कल भी होता है। अच्छा, अब मैं ऊपर वाली ही टर्म को, ये वाली ही टर्म को, इस वाली ही टर्म को जीरो यहां से लगा दूं, मतलब 5 वाली टर्म पे जीरो लगा दूं। दैट मींस 325 गुणा 10 की घात 5 पास्कल कर दूं, 10 की घात 5 पास्कल कर दूं, तो आपने एक और यूनिट पढ़ी है, क्या पढ़ी है? एक बार। तो एक बार बराबर कितना होता है? एक बार बराबर होता है 10 की घात 5 पास्कल। तो ये सभी प्रेशर की यूनिट है। तो अभी देखेंगे प्रेशर कभी बार में लिखा होगा, कभी पास्कल में लिखा होगा, तो समझ जाना, ऑलरेडी आपको यूनिट कन्वर्जन में यहाँ पे थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक्स का बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा 101325 क्या बार, क्योंकि 10 की पावर 5 पास्कल बराबर एक बार होता है। दैट मींस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.101325 बार भी होगा। बोलिए भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से मुझे बता दीजिए, प्रेशर की डिफरेंट यूनिट सभी के समझ में आई? तो बताइए जल्दी से, फास्ट। जी भैया। बोलो भाई, किसके नहीं आया समझ में? मतलब भैया थोड़ा थोड़ा। क्या भाई, नींद से ही ना उठा अभी तो तू? क्या कह रहा है, फिर से बोल। थोड़ा सा आया भैया। थोड़ा सा आया? जब नींद से उठाएगा जब तो आएगा पूरा, अभी तक तो सो ही रहा है तू। चलो भाई, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। वैसे मौसम कैसा है, कोहरा है या फिर सनी डे है आज भी? यहाँ तो भाई सुबह साफ सुबह है ही भैया। साफ है। भैया चलो सब बढ़िया है, चलो अच्छी बात है, यहाँ भी अर्ली मॉर्निंग अच्छी धूप है। चलिए खैर, आगे देखते हैं। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर 1.10325 आपका पास्कल होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, कुछ बच्चों की अभी नींद पूरी हो रही है, 8:18 पे ज्वाइन हो रहे हैं, बताओ अब इससे बढ़िया क्या बात होगी कि घर पे आपकी क्लास मिल रही है आपको आपके मोबाइल पे, और उसमें भी आप लेट हो रहे हैं। तो भाई, और सोचो आप भी उठ के ये 8:18 पे उठे होते, और फिर तैयार भी होना है, फिर वहाँ ऑब्वियस बात है ट्यूशन तक भी आना है, तो फिर उसमें कितना टाइम लगता, शायद ये वाला बैच तो खत्म ही हो जाता। तो अब घर पे भी क्लास मिल रही है, उसमें भी आप लोग लेट हो रहे हैं। मैं इसी को नहीं कह रहा, मैं ज्यादातर जनरली सभी बच्चों को कह रहा हूँ। अभी कईयों की नींद खुल रही है, कई बिस्तर में बड़े बड़े बोल रहे हैं हाँ भैया, मतलब उनकी आवाज से ही नहीं समझ में आ रहा कि बोल क्या रहा है ना। कई लोगों का रात का नशा नहीं उतरा है। तो प्लीज टाइम पर उठ जाया करो भैया, क्लास को थोड़ा अपना सीरियसली लिया करो। जब हम आपके लिए अवेलेबल हैं ऑन टाइम, तो प्लीज आप भी अवेलेबल रहा करें। चलिए खैर, बहुत होगी भाषणबाजी, अब पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे
हमने देखा प्रेशर की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, हमने देखा प्रेशर की यूनिट जो है 76 सेंटीमीटर एचजी भी हो सकती है, 760 मिलीमीटर एचजी भी हो सकती है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर इतना हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, दैट मींस की वैल्यू जो न्यूटन मीटर में निकालूंगा इन सब वैल्यूज को पुट करके इतनी आ जाएगी। फिर इसके बाद न्यूटन मीटर को पास्कल भी लिख सकते हैं, फिर इसको किलो पास्कल में भी रख सकता हूँ क्योंकि बुक में कई बार ये वैल्यू भी दी रहती है, ध्यान देना। फिर इसके बाद ऑब्वियस बात है 10⁵ में कन्वर्ट करूंगा तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, या फिर मैं बोलूं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हमेशा 1.10325 बार के बराबर होता है। तो हम यहाँ से यूनिट कन्वर्जन जनरली कर सकते हैं, यहाँ से हम जनरली यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। अब कुछ और बातें समझाने से पहले कुछ और बातें आपको मैं बता देता हूँ। देखो आपको यूनिट स्मॉल से स्मॉल पता होनी चाहिए जनरली जो आप यहाँ पे यूज करते हैं। तो आपके पास होती है सबसे छोटी यूनिट मिली, फिर सेंटी, ठीक है, फिर होती है डेसी, फिर होती है लीटर, ठीक है जी, फिर ऐसी डेका, डेका, हेक्टो, क्योंकि अभी तो कईयों को ये नहीं पता होता कि कितनी यूनिट क्या है, फिर ये किलो, और इसमें लग जाएगा लीटर, ध्यान देना। तो मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर। ऐसी ग्राम में चलना है तो मिली, सेंटी, डेसी, लीटर की जगह आ जाएगा ग्राम, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। तो ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही आगे मिली, सेंटी, डेसी, लीटर पड़ा, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, ठीक है जी। तो ये हमारी जनरली यूनिट्स होती हैं, जनरली लीटर हो गई, जनरली ग्राम हो गई, ठीक है, इसको ध्यान देना। अच्छा किलोमीटर्स में मानना है तो मिली, सेंटी, डेसी ये हो जाएगा मीटर, मिली, सेंटी, डेसी ये हो जाएगा मीटर, डेका, हेक्टो ये हो जाएगा किलोमीटर। तो ध्यान देना ये हमारी यूनिट्स होती हैं। और ये कहां से लिया गया है, ये ऑब्वियस बात है छोटी सी किताब जो आती है बच्चों की पुस्तक, तो उनमें भी ये सारी चीजें दी रहती हैं, ध्यान देना वो सारी चीजें उनमें भी दी रहती हैं और समझाया होता है। वो कौन सी वाली जिसमें ABCD मैथमेटिक्स सब कुछ दिया रहता है, तो उसमें ऐसे ही लिखा रहती है सारी टर्म, ठीक है। तो मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, ऐसे ही मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो प्लीज इसको ऐसे ही याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि हमें ये देखना है कि जब मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो नीचे से नीचे ऊपर वाले का 10 गुना हो जाता है, ऐसे ये भी इसका 10 टाइम्स हो जाएगा, 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 और ऐसे ये भी इसका 10 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो नीचे वाला ऊपर से 10 गुना होगा, दैट मींस 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। इसलिए मैंने यहाँ पे 760 मिलीमीटर का, ये लोगों को ये भी नहीं पता होगा तो मैं इनको बता देता हूँ, 760 मिलीमीटर बराबर मैंने यहाँ 76 सेंटीमीटर रखा है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ठीक। ऐसे ही मैं कहूँ एक डेसीमीटर, एक डेसीमीटर बराबर कितना, इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक मीटर बराबर कितना, 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, डेसीएम, ठीक है ना, 10 डेसीमीटर। तो ध्यान देना ये है कहानी, बहुत सिंपल सिंपल सी। अब मैं आपसे कहूं 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, ये आप जानते हैं पर मैं इस रूल से भी बता देता हूं। यहां आप मीटर में है, यहां 10 से गुणा करिए, सेंटीमीटर तक जाना है तो 10 इंटू 10 दैट मींस 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको पता करना है 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, आप सभी जानते हैं 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, पर देखिए किलोमीटर से आपको जाना मीटर तक, तो यहाँ 10 गुणा 10 गुणा 10 दैट मींस कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 दैट मींस 1000 मीटर। बोलिए भाई क्या सभी के क्लियर है। ऐसे ही ग्राम में जा सकते हैं, ऐसे ही आप लीटर में जा सकते हैं। ऑब्वियस है आपसे मैं पूछ रहा हूँ 1 किलो लीटर कितना होता है, तो दूध आप 1 किलो लीटर नहीं लाते हैं, आप 1 लीटर दूध लाते हैं। ऑब्वियस बात है 1 किलो लीटर कितना हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं 1 किलो लीटर में कितने लीटर, तो यहाँ आप किलो लीटर में है, 10 में जाएंगे हेक्टो में, 10 में जाएंगे डेका में, 10 में जाएंगे लीटर में, दैट मींस 10 टू द पावर 3 लीटर हो जाएगा। बोलिए भाई क्लियर है सभी के, कभी भी 1 किलो लीटर दूध नहीं लेने जाते हैं, केवल 1 लीटर दूध जो है आप लेने जाते हैं बेसिकली। बोलिए भाई क्या इतना क्लियर है सभी के, जनरली यूनिट कन्वर्जन में ये सब काम आएंगे, और ये अभी नहीं इन फ्यूचर तक ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। बोलो भाई क्लियर है सभी के। जी भैया। जी भैया। चलिए तो अब देखते हैं, यदि आपके पास 1 मीटर इंटू 1 मीटर की कोई टंकी है, तो याद रखिए उसमें हमेशा 1000 लीटर पानी आएगा। दैट मींस ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। दैट मींस आपके पास एक कोई टंकी है जिसकी लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट उसकी 1 मीटर, लंबाई उसकी गुणाई और उसकी जो चौड़ाई है, मतलब उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई और उसकी जो ब्रेथ है, ठीक है, या उसकी हाइट है, लंबाई उसकी जो है चौड़ाई और उसकी जो ऊंचाई है वो ऑब्वियस है 1 मीटर है, तो उसमें हमेशा 1000 लीटर पानी आएगा, ध्यान देना। दैट मींस 1 मीटर क्यूब अगर आपके पास टंकी है तो उसमें हमेशा 1000 लीटर पानी आएगा।
1000 लीटर पानी आएगा। ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब टंकी है तो उसमें हमेशा 1000 लीटर पानी आएगा, या फिर मैं बोल सकता हूं 1 किलो लीटर पानी आएगा, 1 किलो लीटर पानी आएगा। तो प्लीज इन यूनिट कन्वर्जन्स को ध्यान रखना, ये लीटर किलो लीटर में ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि दूध लेने जा रहे हो तो पता चला कह रहे हो कि 1 किलोमीटर दूध लेने गया। काफी बच्चे इनमें भी कंफ्यूजन करने लगते हैं, क्योंकि इन चीजों को पढ़ने के बाद उसमें भी जो है दिक्कतें करने लगते हैं। जैसे काफी बच्चे होते हैं कि भैया 1 किलोमीटर है तो उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपके पास 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची और 1 मीटर गहरी अगर आप पानी की टंकी लेते हैं तो उसमें हमेशा 1000 लीटर पानी आता है। तो देखो आप मीटर को लीटर के बराबर रख रहे हो, तो मीटर को लीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय दिस यूनिट कन्वर्जन। ध्यान देना इन कहानी को। अब यदि मैं आपसे कहूं 1 मीटर में इसको ऑब्वियस है, मैं पूछूं आपसे 1 लीटर के लिए मुझे कितना जो है लेंथ ब्रेथ वाली जो है पानी की टंकी चाहिए होगी, तो आप यहाँ लीटर को 1 लीटर इक्वल टू ये हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो अब इस बात है 1 लीटर के लिए आपको 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आपको पानी की टंकी लेनी पड़ेगी। या फिर मैं आपसे कहूं आप 1 मीटर में जानते हैं 10 डेसीमीटर होता है। कितना होता है? 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर। तो अब इस बात है यहाँ पे आप 1 मीटर को अगर 10 डेसीमीटर रखेंगे, 10 डीएम रख देंगे शॉर्ट में, इंटू 10 डीएम और 1 मीटर टंकी में, मतलब 1 मीटर वाली टंकी में 1000 लीटर पानी आ रहा था। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। दैट मीन्स 1 डेसीमीटर क्यूब वाली टंकी में 1 लीटर आप पानी रख सकते हैं। तो या फिर मैं बोलूं बोतल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना, तो उसमें 1 लीटर आप वाटर रख सकते हैं। अब यही बात को थोड़ा सा अच्छे से समझना, जब आप पढ़ते थे सॉल्यूशन तो उसमें जनरली आप पढ़ते थे मोलैरिटी, तो आप पढ़ते थे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और कई बार वहां वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में भी दिया रहता था और आप उस डेसीमीटर क्यूब को भी 1 लीटर मान लेते थे। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको काम आएंगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, हालांकि इस साल नहीं, बेसिक 3rd ईयर में जनरली आपको ज्यादा यूज में आएगा। पर यहाँ पे कई जगह हम देखेंगे कि लीटर मीटर कन्वर्जन क्या होगा, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से वो कन्वर्जन मैंने किए होंगे। बोलिए भाई, क्या इतनी बात समझ में आई सभी के? बता दो जल्दी से फास्ट। जी भैया। जी भैया। चलिए, तो इस तरीके से पढ़ने हैं यूनिट कन्वर्जन्स, तो उन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। आगे आगे कुछ और कहानियां देख लेते हैं। कैसे? कुछ और कन्वर्जन्स देख लेते हैं। जैसे आप आर रियल गैस कांस्टेंट को भी पढ़ लेते हैं। रियल गैस जो आपकी वास्तविक गैस होती हैं उनका स्थिरांक जो है वो क्या होता है, आर क्या होता है। तो आर की वैल्यू कोई बताइए जल्दी से। अब मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए एक बार पढ़ा रहा हूं। इट इज 8.314 जूल, क्योंकि ये सब आपको थर्मोडायनेमिक्स में यूज होंगी तो मैं आपको ये पढ़ा देता हूं। जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। तो आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ध्यान देना ये जूल पर केल्विन पर मोल होती है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ बातें और समझ लीजिए। इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 कैलोरी में, जो कि हमने फिजिक्स में पिछले साल भी पढ़ा था, 1 कैलोरी में 1.98 जूल होता है। 1.98 सॉरी 4.98, जैसे मैं एक मिनट रुक जाइए, 4.98 जूल, यस 4 जूल मान लेता हूँ उसे लगभग, या 4.18 जूल मान लेता हूँ उसे, ठीक है ना, अब ये सही रहेगा। यस इट इज 4.18 जूल। 1 कैलोरी में लगभग 4.18 जूल होते हैं, ठीक है ना। 1 कैलोरी में लगभग 1.48 जूल होते हैं। तो ऑब्वियस बात है अगर मैं इसको जनरली कैलोरीज में कन्वर्ट करूंगा तो ऑब्वियस बात है इसको क्या करूंगा, कैलोरी से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 4.18 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 4.18 जूल हो जाएगा, ओ सॉरी कैलोरीज हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है यहाँ मैं जूल की जगह पे जब कैलोरी पुट करूंगा तो इसको डिवाइड कर दूंगा 4.18 से, तो इसकी जो वैल्यू है लगभग आ जाएगी 2। वैसे इसकी वैल्यू मैं बताता हूँ कितनी आती है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है जी। और उसको डिवाइड करोगे तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 1.98 समथिंग आएगी, ठीक है ना, 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो उसको हम लगभग 2 ही मान लेते हैं। तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल इज आल्सो द यूनिट ऑफ आर। फिर से समझाता हूं कैसे करा। आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये भी आपको निकालनी सिखा दूंगा, जनरली ये पिछले साल हमने गैसेस स्टेट में पढ़ाई थी, पर इस साल इसका कोई इतना प्रैक्टिकली यूज नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आर की वैल्यू निकाल के बताओ, तो इतना नेसेसरी में नहीं पढ़ाऊंगा। पर पिछले साल मैंने आर की वैल्यू आपको निकालना बताई थी कि आर कैसे निकलेगा।
ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे हमने देखा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। यहाँ पे एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। तो एक जूल में कितना होगा, 1/4.18 कैलोरी होगा। मैंने जूल की जगह पे 1/4.18 रखा, इसको डिवाइड जब करा होगा तो लगभग ये आ गया 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल या फिर 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये जो है वैल्यू निकल के आई। ठीक है, तो ये होगी आर की वैल्यू। इसके अलावा आर की कुछ और वैल्यू भी होती है, जैसे इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मींस लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर केल्विन पर मोल। ये भी इसकी यूनिट होती है, लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर केल्विन पर मोल। ये भी इसकी वैल्यू निकल के आती है, ध्यान देना। ठीक है जी, तो ये आर की कुछ वैल्यू। जनरली इसका यूज आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार के बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में इसका कोई इतना ज्यादा यूज नहीं दिया है, तो ये यूनिट जनरली आपको याद, ध्यान करें ना करें कोई बात नहीं, बट ये आपको याद करनी है। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, या फिर इसकी 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होती है, या फिर 1.98, ये तो देके रहेगा, नहीं तो आपको 2 ही माननी है, या फिर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आपकी इसको जो है यूनिट मान के चलना है। बोलिए भाई, इतने यूनिट कन्वर्जन आपके सिलेबस के लिए काफी हैं आपको जनरली, क्योंकि प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, प्रेशर पीछा नहीं छोड़ेगा। जनरली लीटर और मीटर का थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको करने की कोशिश कराएगा, और इसके अलावा आर की जो वैल्यू है इसमें थोड़ी सी दिक्कत प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा जनरली कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं है, अगर कोई होंगे तो मैं आपको जनरली थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा दूंगा, नहीं तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपके यूनिट कन्वर्जन है वो मैं आपको वहीं पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल उसमें भी जनरली देखेंगे कि मीटर सेंटीमीटर वाले कन्वर्जन यूज करे होंगे, तो यही हमें वहां भी काम आ जाएंगे, ठीक है ना, यही हमें जनरली वहां भी काम आ जाएंगे। बस इसके अलावा आपके थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट कन्वर्जन में कुछ नहीं है। दैट मींस ये सिंपल सा मैथमेटिक्स हो गया आपके थर्मोडायनेमिक्स के लिए, जो कि आपको बीएससी सेकंड ईयर में आना चाहिए। अगर ये आप आ रहा है तो आप सेकंड ईयर का जो है थर्मोडायनेमिक्स इजीली कर पाएंगे। बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आई सभी के? बताइए मुझे जल्दी, बोलो जल्दी जी से। भैया। कोई भैया। डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे बताइए। चलिए फिर आज से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। ये था इसका थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैथमेटिक्स, जो आपको आना चाहिए। फिर भी अगर कोई यूनिट कन्वर्जन रह गया होगा, मुझे तो लगता नहीं इसके अलावा, क्योंकि बीएससी में ज्यादा कोई टॉपिक इतने खास है नहीं, यही सिंपल सिंपल से यूनिट कन्वर्जन आपके जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे। और जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो अब पेपर सीसीएस, पहले होता था कि सीसीएस न्यूमेरिकल बहुत कम पूछती थी, अब जनरली पेपर में 7.5 में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पुट कर देती है सीसीएस। तो ध्यान देना, न्यूमेरिकल बेसिस पे बहुत ज्यादा चल रही है सीसीएस, तो न्यूमेरिकल जनरली पूछ ही लेती है। तो भैया न्यूमेरिकल अप्रोच हमें रखनी ही पड़ेगी। जैसे फर्स्ट ईयर के एक बार एग्जाम में चारों के चारों ही लॉन्ग में एक एक न्यूमेरिकल डाल दिया था, सेकंड ईयर में जो 4 लॉन्ग है इनमें से 2 में न्यूमेरिकल डाल दिया था। पहले सीसीएस न्यूमेरिकल नहीं पूछता था, बट अब न्यूमेरिकल जो पूछने के चांसेस है बहुत ज्यादा हाई कर दिए हैं। 4 में से 2 न्यूमेरिकल आ गए, दैट मींस 50% तो न्यूमेरिकल बेसिस अप्रोच है। और एक बात बता देता हूं, अगर आप थ्योरी लिख के आ रहे हैं तो मे भी इसमें बहुत सारी गड़बड़ कर सकते हैं। गड़बड़ का मतलब कुछ चीजें जो आपने लिखनी चाहिए थी वो नहीं लिखते हैं, ठीक है। बट अगर आपको न्यूमेरिकल में फॉर्मूला पता है, यूनिट कन्वर्जन पता है, आपका सवाल बिल्कुल डेफिनेटली सही जाएगा, कुछ भी नंबर नहीं काट सकता है। जबकि उसमें आपकी कई बार राइटिंग खराब हो जाएगी, कई आप क्या करेंगे कि क्या कहते हैं उसको लिखने के चक्कर में ज्यादा लेंदी आंसर कर देंगे, है ना, काफी चीजें छोड़ देंगे। जबकि न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला पता है, यूनिट कन्वर्जन अच्छे से पता है, तो किसी भी तरीके से आपका मार्क्स नहीं कटेगा, पूरे नंबर आपको देने पड़ेंगे। दैट मीन्स न्यूमेरिकल अगर आता है तो ये मान के चलिए मार्क्स ज्यादा मिलने के चांस है। रिस्क है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, ऐसा होगा नहीं, ठीक है, बट अगर आपने सही किया है तो मार्क्स भी फुल मिलेंगे, इसके रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो इसलिए न्यूमेरिकल बेसिस अगर पेपर रहे तो मान के चलिए वही पेपर सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जो हाईएस्ट 48 नंबर थे उसी ईयर की आप बता रहा हूँ, उसमें 4 में से 2 तो न्यूमेरिकल ही थे, जिसके बेसिस पे उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की वहां पे प्रोबेबिलिटी रही होगी, ठीक है। 2 नंबर में, बल्कि उस साल 2 नंबर में भी 2 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, तो टोटल देख सकते हो पूरे पेपर में 4 आपके न्यूमेरिकल पूछे गए। तो न्यूमेरिकल अप्रोच रहेगा तो मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। चलिए खैर, अब शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन बेसिकली हमने दिया, अब तक इतनी बातें पढ़ी हैं। तो हमें थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज तो समझ में आ गई कि थर्मो का मतलब जनरली हमें हीट से ही मतलब नहीं समझना है, थर्मो का मतलब हमें जनरली समझना है एनर्जी से। अब इस एनर्जी का ही हम क्या देखेंगे, इस एनर्जी का ही हम इंटरेक्शन देखेंगे, किसके साथ, इस एनर्जी का ही हम इंटरेक्शन देखेंगे, किसके साथ, किसी मैटर के साथ, किसी भी चीज के साथ। तो जनरली यहाँ पे एनर्जी होगी, यहाँ पे मैटर होगा, और उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। जनरली ये हम देखने की कोशिश करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो यही चीजें हमें जनरली थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी है, ठीक। कई बार ऐसा हो सकता है कि एनर्जी और मैटर डायरेक्ट इंटरेक्ट करे, या फिर हो सकता है डायरेक्ट आपस में इंटरेक्ट करे, या फिर हो सकता है यही दोनों आपस में मिलकर किसी सिस्टम और सराउंडिंग को बना रहा हो। तो दैट मींस थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सिस्टम
और एक चीज पढ़ते हैं, एक टर्म पढ़ते हैं सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या चीज होती है उसको समझ लेते हैं, और सराउंडिंग क्या चीज होती है इसको भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। सिस्टम कोई ऐसी भी चीज हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं अंडर स्टडी है, जिसकी हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, अंडर स्टडी है। ठीक, जैसे आप लोग हैं, आप लोग क्लास में हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो हम सब क्या हो गए, मिलके एक सिस्टम हो गए। अब ये मेरी जो आवाज है, शोरगुल है, ये बाहर जा रहा है, तो दैट मीन्स मेरा जो सिस्टम से जो चीज इफेक्ट हो रही है, जो बची हुई चीज है, वो होगी सराउंडिंग। दैट मीन्स रेस्ट थिंग कह सकता हूं उसे, बची हुई चीज, इट इज द रेस्ट थिंग। बची हुई चीज जो है, इट इज द सराउंडिंग। दैट मीन्स सिस्टम वो जिस चीज पे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अंडर स्टडी कर रहा हूं, अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहा हूं, जिसको मैं देखना चाह रहा हूं, अंडर प्रैक्टिकल लिख सकता हूं, जिसको मैं प्रैक्टिकल जिस चीज पर रिसर्च करना चाह रहा हूं, तो वो हो गई हमारी सिस्टम। और उसके द्वारा जितनी चीजें अफेक्ट हो रही हैं, वो हो गया उसका सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल, आपके घर के बगल में कोई बैंकेट हॉल है, उसमें शादी चल रही है, आपका भैया वो सिस्टम हो गया, वो पूरा सिस्टम एक साथ काम कर रहा है, म्यूजिक चल रहा है, लाउड हर चीज बढ़ रही है, और आपका घर उसके बगल में है, आप है सराउंडिंग, आपको वो शोरगुल लग रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप क्या हो गए, उसके द्वारा जो इफेक्ट हो रहा है, रेस्टिंग हो रही है, जो सिस्टम से इफेक्ट हो रहा है, उसको हम कहेंगे सराउंडिंग। बोलिए भाई, क्या सिस्टम और सराउंडिंग में इतनी बात आपको समझ में आई? बोलिए जल्दी से। जी भैया। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जैसे मैंने यहां एक ये दीवार बना दी, इसी तरीके से कह सकता हूं यहां पे एक बाउंड्री होगी। क्या होगी? एक बाउंड्री होगी। याद रखिए, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होगी। वो बाउंड्री मे बी रियल हो सकती है, मे बी इमेजिनरी हो सकती है। ठीक है ना? दिस बाउंड्री मस्ट बी इमेजिनरी और मे बी रियल। बट हमें पढ़नी है थर्मोडायनेमिक्स, हमें पढ़ना है रियल सेंस में, हमें पढ़ना है ह्यूमन के लिए, तो अब इस बात है जनरली हम बाउंड्री कैसे मान के चलेंगे? रियल मान के चलेंगे। कैसी मान के चलेंगे? रियल। तो मान लीजिए ये आपका एक बीकर है जो कि एक सिस्टम बना रहा है, जो कि एक सिस्टम बना रहा है, और इसके बाहर की जितनी भी चीज होगी वो सारा सराउंडिंग है। ये सभी आप कहानी जानते हैं। तो ये हो गया आपका सिस्टम, जो बीकर है, इसके बाहर की जितनी भी चीज हो गई वो सब सराउंडिंग हो गई। ठीक, अब मान लीजिए इस सिस्टम में मैंने एक बाउंड्री बना रखी है, रियल बाउंड्री बना रखी है। अब वो रियल बाउंड्री इस तरीके से है कि मान लीजिए वो रियल बाउंड्री सिस्टम के अंदर, मान लीजिए मैंने बॉइलिंग वाटर रखा है, बॉइलिंग वाटर रखा है सिस्टम के अंदर, मैंने लेट अस से बॉइलिंग वाटर रखा है, गर्म पानी रखा है। अब ये बाउंड्री ऐसी है कि ये गर्म पानी की जो एनर्जी है, दैट मींस एनर्जी का फ्लो है, और एनर्जी का फ्लो हमने देखा था मोशन में होगी, एनर्जी बाहर आ रही कहीं से, मोशन में होगी तो जनरली या तो हीट की फॉर्म में ट्रांसफर होगी या वर्क की फॉर्म में। अब गर्म पानी है तो जनरली उससे क्या निकल रही होगी? हीट निकल रही होगी, ऊर्जा जो फ्लो हो रही होगी, प्रवाह हो रही होगी, वो ऑब्वियस बात है हीट, जो ऊष्मा की टर्म में यहाँ पे निकल रही होगी। दैट मींस यहाँ से एनर्जी फ्लो हो रही है। ऐसी मैंने एक बाउंड्री लगाई, ऐसी एक रियल बाउंड्री लगाई जिससे मेरी हीट निकल रही है, तो ऐसे सिस्टम को हम जनरली बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। बोलिए भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब मैंने एक ऐसी बाउंड्री लगाई इस पे, वो बाउंड्री केवल हीट को आने दे रही है, पानी को बाहर नहीं आने दे रही, ओनली हीट को बाहर आने दे रही है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। दैट मींस उस बाउंड्री से मैंने उसको बंद कर रखा है, पर बंद करने के बाद भी उस सिस्टम में मान लीजिए कोई गर्म पानी रखा है, वो गर्म पानी में से ऊष्मा बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, और एनर्जी किसकी टर्म में बाहर निकल रही है? हीट की टर्म में बाहर निकल रही है, क्यू की टर्म में बाहर निकल रही है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। बोलिए, बात इतनी समझ में आई कि नहीं? बोलो जल्दी से। जी भैया। जी अब भैया। इसी सिस्टम को मतलब ये बॉइलिंग वाटर है, ये बाउंड्री जो है मैंने इसकी, जो इसकी बाउंड्री है ऐसी बना दी, इसमें मैंने एक इंसुलेटिंग प्लेट चढ़ा दी, इंसुलेटिंग प्लेट चढ़ा दी। अब ये इंसुलेटिंग प्लेट का काम क्या है कि ये हीट को बाहर नहीं आने दे रहा है, पानी तो बाहर निकल ही नहीं सकता, साथ के साथ इस हीट को बाहर भी नहीं आने दे रहा है। तो जैसी मैंने ये इंसुलेटिंग बाउंड्री लगाई, इस सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट का मतलब होता है हर चीज से बट जाना, हर चीज से अलग हो जाना। दैट मींस ना यहाँ से हीट निकल पा रही, ना यहाँ से वाटर निकल पा रहा। दैट मींस दिस सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमने देखा क्लोज सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिसको मैंने क्लोज तो कर दिया, बाउंड्री तो बना दी, ऐसी बाउंड्री बनाई जिसमें से केवल हीट निकल पा रही है, उसमें से कुछ भी वाटर वगैरह जो उसके अंदर सोर्स है, सिस्टम के अंदर जो सोर्स है, वो सोर्स को हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके द्वारा बस एनर्जी बाहर निकल पा रही है, और एनर्जी किसकी टर्म में बाहर निकल पा रही है? हीट की टर्म में। तो ऑब्वियस बात है, हम यहाँ पे अगर देखें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यदि मुझे इंटरेक्शन करना है, तो इंटरेक्शन करने के लिए या तो एनर्जी बाहर निकलेगी, या फिर ऑब्वियस बात है अभी देखूंगा मैटर भी बाहर निकल सकता है। तो इंटरेक्शन में अगर एनर्जी बाहर निकल रही है
इंटरेक्शन में, सिस्टम और सराउंडिंग के इंटरेक्शन में यदि एनर्जी बाहर निकल रही है, केवल एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उसको हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। यदि एनर्जी और मैटर कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। यदि तीसरा केस ले लूं कि बाउंड्री हटा दूं तो इससे मैं हीट भी बाहर निकाल सकता हूं, दैट मींस मैं एनर्जी भी बाहर निकाल सकता हूं, मैं ये मैटर भी बाहर निकाल सकता हूं, दैट मींस बॉइलिंग वाटर भी बाहर निकाल सकता हूं। तो ऑब्वियस बात है, अगर एनर्जी और मैटर दोनों को बाहर निकाल दूंगा, ऐसे सिस्टम को मैं बोलूंगा ओपन सिस्टम। बोलिए भाई, क्या इतनी बात क्लियर हुई? जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बोलो भाई जल्दी से। जी भैया। तो हमने देखा जी भैया। 3 तरह के हमारे सिस्टम जनरेट हुए, जिसमें एक हमने देखा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो होगा जिसमें एनर्जी जो है केवल उसकी बाउंड्री ऐसी है जो कि केवल हीट को बाहर निकलने दे रही है, दैट मींस केवल यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सो इट इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम इन विच there is no transfer of energy and matter in the system and surrounding, no interaction between the energy and matter in system and surrounding, it's called isolated system। और ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ही इंटरेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं सराउंडिंग के साथ, तो उसे हम कह रहे हैं जनरली ओपन सिस्टम। बोलिए भाई, क्लियर हुआ सभी के? तो इट इज द वन टाइप ऑफ सिस्टम, इट इज द सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम और इट इज द थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम। तो हम जनरली 3 तरह के सिस्टम की पढ़ाई करना चाहेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, कि केवल जिसमें से हीट ट्रांसफर हो रही हो, केवल जिसमें से आपका जो है आपका जनरली एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो, या फिर जिसमें से एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर हो रहा हो, या फिर केवल ऐसा जिसमें से कुछ भी ट्रांसफर ना हो रहा हो। तो 3 तरह के जनरली हम सिस्टम्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे आपके थर्मोडायनेमिक्स में। बोलिए भाई, क्या इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? बोल दीजिए जी जल्दी भैया। से। जी भैया। चलिए तो आप अब 2-2 नंबर में जनरली आपसे कई बार सीसीएस में ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो 1 नंबर में पूछ लेता है व्हाट इज डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। तो 1 नंबर में डिफाइन करना है तो सोच सकते हो 3 से 4 लाइन में मैक्सिमम उसको डिफाइन करना होता है, तो उसमें इतना आप लिख सकते हो, डायग्राम बना देना, आपको नंबर उसमें पूरे मिल जाएंगे। ठीक है ना? आप देखना प्रीवियस ईयर के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे हुए 2 मार्कर में, तो अब देख लो इस क्वेश्चन का क्या ही सेंस बनता होगा जबकि आपसे इतने इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ठीक है जी? तो यह है कहानी आपके सिस्टम और सराउंडिंग की। ठीक, अब हमने देखा कि यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, या तो एनर्जी मैटर दोनों कर रहे हैं, या फिर केवल एनर्जी कर रही है, या फिर कोई भी नहीं कर रहा है ना? या तो एनर्जी और एम है तो ओपन सिस्टम हो गया, ई और एम हो गया तो ओपन सिस्टम हो गया, केवल ई है तो क्लोज सिस्टम हो गया, अगर कुछ भी नहीं है तो वो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ठीक, चलिए तो अब आते हैं कुछ और कहानियों पे। ठीक, अब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो काफी कुछ आपके बुक में यहाँ पे छोड़ दिया गया है, तो इसलिए डायरेक्ट मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो उस थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए, या थर्मोडायनेमिक के जो सिस्टम हमने देखे, इंटरेक्शन जो हमने होते हुए देखा एनर्जी मैटर का ऊपर सिस्टम्स के साथ, तो ठीक है जी, तो यहाँ पे इनको पढ़ने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। उन लॉज के बारे में 1 बाय 1 चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो लॉ है, पर इसको कहते हैं जीरोथ लॉ, या जनरली जीरो लॉ भी कह सकता हूं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जनरली जीरोथ लॉ ऑफ क्या है? सिंपल सी कहानी है कि यदि ए बी के साथ किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को चेंज कर रहा है, सिस्टम को देखो, सिस्टम की बात हो रही है, बी सी के साथ कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज कर रहा है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्या हो सकता है? मतलब या तो एनर्जी और मैटर, सिंपल सी बात, यहां भी एनर्जी और मैटर, और वो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रख रहा है, दैट मींस एनर्जी और मैटर को एक कांस्टेंट अमाउंट में चेंज कर रहा है, नॉट इक्वल अमाउंट। इक्विलिब्रियम का मतलब कभी भी इक्वल नहीं होता, एक कांस्टेंट अमाउंट कह सकता हूं, कांस्टेंट अमाउंट में चेंज कर रहा है, ए बी के साथ, बी सी के साथ। तो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग ए और सी भी आपस में उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे। दैट मींस कहानी ऐसी है कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे? भाई भाई हो जाएंगे। तो वही कहानी जीरोथ लॉ में समझाई जा रही है कि ए और बी अगर, ऑब्वियस बात है, किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम में और वो थर्मोडायनामिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिमिलरली बी और सी भी किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम में है, दैट मींस एनर्जी मैटर या फिर मैटर को एक्सचेंज कर रहा है या फिर एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम में है और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ऑब्वियसली ए और सी भी आपस में थर्मोडायनामिकल आपके सिस्टम में या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आपके एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सो इट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बोलिए, क्या इतनी बात क्लियर है? बोल दो भैया जल्दी से, क्या इतनी बात क्लियर है? भैया। चलिए, जीरोथ लॉ पढ़ने से, जीरोथ लॉ के बाद जनरली आपका फर्स्ट लॉ आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको वर्क के बारे में बताना चाहूंगा। वर्क, थोड़ा सा वर्क को डिफाइन यहां पे मैं आपके लिए कर देता हूं।
वर्क को यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए डिफाइन कर देता हूँ। जनरली वर्क क्या है? वर्क अगर आप देखें तो फिजिक्स कहता है कि वर्क है कि कितना आप बल लगा रहे हैं किसी चीज को डिस्प्लेस करने के लिए। वैसे वर्क तो बहुत ही हो गए, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, तो सभी में काम कुछ ना कुछ ऐसी हो रहा है कि आप फोर्स लगाएंगे कुछ ना कुछ चीज को डिस्प्लेस करने के लिए। जैसे मैकेनिकल वर्क है, गाड़ी चला रहे हैं तो भैया आप फोर्स लगा रहे हैं, किसके द्वारा लगा रहे हैं? ऑब्वियस बात है, जो अंदर इंजन चल रहा है तो आपकी गाड़ी डिस्प्लेस हो रही है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप देखने को मिल रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। इलेक्ट्रिकल में क्या हो रहा है कि आपने कुछ कुछ फोर्स लगाया इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, तो ऑब्वियस बात है वहां भी कुछ फोर्स लग रहा है, वहां भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जनरली वर्क को कहा जाता है कि वर्क जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। इतनी बात हमें जनरली वर्क की समझ में आती है, ठीक? या फोर्स इनटू डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, जो भी आप कह सकते हैं। या जनरली मैं से सिस्टम सिंपल सा वे में इसको लेंथ भी मान के चल सकता हूँ। एफ इंटू एल डिस्टेंस है तो उसको एल लेंथ मान के मैं चल रहा हूँ, तो ये हमारा जनरली वर्क है, ठीक? ये हमारा वर्क है। अब इसके अलावा हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो डेट मीन्स यहां से मैं फोर्स निकालूंगा, बल निकालूंगा, तो दाब इंटू में उसका क्षेत्रफल, प्रेशर इंटू में एरिया होगा। डेट मीन्स यहां से जो मैं वर्क निकालूंगा वो हो जाएगा P इंटू ए इंटू एल, P इंटू ए इंटू एल। और आप सभी जानते हैं A इंटू एल, थोड़ी देर पहले देखा था क्या होगा, A इंटू एल इज वॉल्यूम। सो एरिया इंटू लेंथ, उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है जी, उसका आयतन हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। दैट मींस एरिया इनटू लेंथ इक्वल टू द वॉल्यूम। दैट मींस यहां से जो वर्क निकल के आया, दिस वर्क इज इक्वल टू P इंटू V। दिस वर्क इज इक्वल टू P इंटू V। सो जो यहाँ पे हमारा वर्क निकल के आया वो प्रेशर इंटू वॉल्यूम निकल के आया। बोलिए भाई क्या इतनी बात समझ में आई? सो वर्क इज द मल्टीप्लाई ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम। मैं सिंपल में ये भी कह सकता हूँ, या वर्क इज द सिंपल मल्टीप्लाई ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस किसी चीज को डिस्प्लेस करने के लिए कितना फोर्स लगाना मुझे पड़ा। सो ऑब्वियस बात है वर्क इज आल्सो इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है, कितना वॉल्यूम में, इट इज द वर्क। अब जनरली हमें केमिस्ट्री के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी है, केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है कि जो थर्मोडायनेमिक चैम्बर है उनने कुछ बातें बताई। क्या बातें बताई कि जनरली जो आप वर्क मान के चल रहे हैं, वो वर्क मान के चल रहे हैं वो हमेशा माइनस का पीडीवी मान के चलिए। जो वर्क मान के चल रहे हैं वो आप माइनस का पीडीवी मान के चलेंगे। तो ध्यान देना डीडब्ल्यू बराबर माइनस का पीडीवी होगा। और ये क्या है, ये हमेशा यूनिवर्सली माना गया। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू आ रही हो प्लस माइनस में, वो इंटरचेंज कर रही होगी, पर ये ध्यान रखिए कि वर्क जो है हमेशा माइनस का पीडीवी होगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। बोलिए भाई क्या समझ में आई इतनी बात? वर्क हमेशा कितना होगा, माइनस पीडीवी होगा। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि वर्क जो है माइनस का पीडीवी होगा। जनरली केमिस्ट्री के लिए टर्म में मान के चल रहा हूँ। हम हमेशा फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ ऐसी टर्म मान के चलते हैं, बट वहां पे डेरिवेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम लेके चलते हैं, क्योंकि हम जनरली वहां वर्क को तो फिजिकली उसको मतलब फिजिक्स के टर्म्स में हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। बस यहाँ केमिस्ट्री की टर्म में ध्यान उन सबको शॉर्टकट करते हुए, क्योंकि हमें इतना फिजिक्स में नहीं जाना है, तो डायरेक्टली उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि जो हमारा वर्क है वो हमेशा माइनस पीडीवी होगा। और जनरली हम ये हर जगह पे वर्क यही मान के चलेंगे कि वर्क जो है माइनस पीडीवी है। बोलिए इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ जी में जी आई? भैया। अब हमें जो आगे जी बात भैया। समझनी है, आगे बात जो समझनी है वो क्या समझनी है कि हमारी जो दिक्कतें हैं वो कहां से शुरू होती हैं। वो दिक्कतें यहां से शुरू होती हैं कि वो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है, या फिर सेकंड वर्क डन बाय द सिस्टम है। यहां बड़ी दिक्कत समझ में आती है। तो इन्हीं चीजों को बस ध्यान में रखते हुए हमें चीजें करनी है। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो यहां हमें यूनिट कन्वर्जन में बड़ी दिक्कत आती है कि वर्क सिस्टम के द्वारा हो रहा है या वर्क सिस्टम पे हो रहा है या वर्क सिस्टम के द्वारा हो रहा है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को समझ लेते हैं जल्दी से। ये मान लीजिए आपने कोई भी एक चैम्बर बनाया जिसमें आप कुछ एक्सटर्नल प्रेशर Px लगा रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, तो लेट अस से आप इस सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं। दैट मींस इस सिस्टम पे प्रेशर लगा रहे हैं। तो इस सिस्टम पे जैसे ही आपने प्रेशर लगाया तो उस पे कुछ सिस्टम पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम है, जब आप प्रेशर एक्सटर्नल लगाएंगे तो मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम था वो 15 लीटर था शुरू में। जैसे ही आपने प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम वो घट के 10 लीटर हो गया। इतनी बात आप सभी के समझ में आती होगी। तो यहां से मैं डी डब्ल्यू निकालू या डेल डब्ल्यू निकालू, एक ही बात होती है। तो डेल डब्ल्यू यहां से निकालू, बस ये डिफरेंशियल टर्म होती है, ये इसका ऑपरेटर टर्म होती है। तो डेल डब्ल्यू बराबर यहां से आ जाएगा माइनस के पी डेल वी। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं इनिशियल और फाइनल स्टेज लूंगा, क्योंकि आप डेल का मतलब जानते हो, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो दैट मींस इसका जो फाइनल है वी फाइनल, जब आपने प्रेशर लगाया उसके बाद ये वॉल्यूम रहा, शुरू में इसका इनिशियल वॉल्यूम 15 लीटर था। तो अब इस बात है माइनस पी, तो आप जानते डेल का मतलब फाइनल, फाइनल कितना है इसका 10 लीटर हो गया।
और इनिशियल वैल्यू कितनी थी इसकी 15 लीटर होगी। जैसे ही आपने ये वैल्यू यहाँ रखी तो ऑब्वियस बात है ये वैल्यू हो जाएगी 10 में से 15 क्या माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस। तो दैट मींस जब भी सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है तो वर्क का साइन हमेशा प्लस आना चाहिए। इसी चीज को ध्यान देना, न्यूमेरिकल में बस इन्हीं चीजों को ध्यान देना है। अगर ये चीजें ध्यान दी हैं आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा सही आएगी। बोलिए भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताइए। जी भैया। कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और कहानी। वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट मींस आपकी प्रेशर लग रहा है इंटरनल, अंदर से प्रेशर लग रहा है। कैसा प्रेशर लग रहा है कि मान लीजिए वॉल्यूम 10 लीटर था, 10 लीटर था, आपने इंटरनल प्रेशर लगाया और ऑब्वियस बात है जब अंदर से प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 15 लीटर हो गया। अब मुझे यही डेल डब्ल्यू निकालना है। सो भैया ये कितना है, इट इज माइनस पी डेल वी है। तो भैया फाइनल कितना हो गया, 15 लीटर हो गया। इनिशियल कितना था 10 लीटर, तो बस इन वैल्यूज को रख दीजिए। माइनस पी कितना कर रहा हूं, 15 में से 10 को घटा रहा हूं, तो अब इस बात है वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। तो दैट मींस वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो बस यहाँ पे इतनी सी बात ध्यान रख लेना कि जब सिस्टम वर्क कर रहा होगा तो मुझे साइन बस माइनस का लेना है। इतनी सी चीजें ध्यान रख लेना, आपका न्यूमेरिकल 100% सही हो जाएगा। बोलिए भाई, क्वेश्चन पढ़ लेना, वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखा है या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम लिखा है। बोलो भाई, क्लियर है सभी के इतनी बात? जी भैया। बोलो जल्दी से फास्ट सभी लोग। जी भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इससे पहले बहुत सारी चीजें और पढ़नी होती हैं, पर बस मैं वही है थोड़ा सिलेबस पे स्टिक होना चाहता हूँ क्योंकि भैया सिलेबस जल्दी से निपटा लेते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि इतना बाहर जाने का फायदा नहीं, जितना पढ़ा था उतना ही पढ़ लो, वही काफी है मेरे लिए। तो ये बात की चीजें तो पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। उसके लिए बाद में एक बढ़िया सा बैच बना लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का ऊष्मागतिकी का पहला जो नियम है, हमने जीरोथ लॉ देखा ऊष्मागतिकी का, तो फर्स्ट लॉ भी देख लेते हैं, ठीक। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करता है। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताइए क्या होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? भैया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट मींस ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता, नहीं खत्म किया जा सकता है, बल्कि उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड या इट कैन बी कन्वर्टेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट मींस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ऊर्जा को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो भैया ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मानते हुए यहां से एक लॉ बनाया गया, वो ये था कि डेल यू बराबर जो होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। अब ये क्या बात बना दी, इसको समझते हैं। तो डेल यू यहां पे जो है वो है उसकी इंटरनल एनर्जी, उसकी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या है यहां पे, उसकी हीट, ऊष्मा। डब्ल्यू क्या है यहां पे, उसका वर्क, कितना काम वो कर रहा है, वर्क डन। या फिर मैं दूसरी वे में लिखूं उसको तो इट इज डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक। और डी डब्ल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो डी यू बराबर इट इज डी क्यू माइनस पीडीवी, माइनस पीडीवी। तो ये हमने थोड़ी देर पहले ही कहानी देखी थी। दैट मीन्स यहां से जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब इसको समझे कैसे, कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहां पे लग रहा है। इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मोबाइल जिसे आप यूज कर रहे हैं। आपने मोबाइल चार्ज किया, आपका मोबाइल 100% चार्ज होगा। दैट मीन्स उसकी जो टोटल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी से मैं कह रहा हूं, उसकी स्टोरेज जो एनर्जी है उसने 100% अपने एनर्जी अपने अंदर रखी है, जिसे हम उसकी इंटरनल एनर्जी कह रहे हैं। उसको जनरली मान लीजिए यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो इट इज द इंटरनल एनर्जी, इसको मैं यू से डिफाइन कर रहा हूं। अब आपने करा उसको चार्जिंग से हटाया और आपने क्या करा, उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। आप गेम खेल रहे हैं, आप कुछ भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप अपना जो है चैटिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्या देखा, कुछ वर्क करने में आपने एनर्जी निकाली और कुछ एनर्जी आप देख रहे हैं आपका मोबाइल हीट देने में भी लॉस्ट हो जाता है। लेट अस से इट इज 10%। तो आपने क्या देखा, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी वो एनर्जी
कंजर्व रही, दैट मींस 100% एनर्जी आपने जो रखी थी, दैट मींस जो उसकी एनर्जी है वो खत्म नहीं हुई, आपने कर दिया एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया, दैट मींस आपने देखा कि टोटल इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टिबल, इट इज कन्वर्टिबल इनटू वन फॉर्म टू अनदर, दैट मींस आपने क्या देखा था, यू उसकी इंटरनल एनर्जी है, और शुरू में मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी उसका स्टेट फंक्शन हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया, आपने करा जो स्टेट फंक्शन है, जो उसका जो स्टेट फंक्शन जनरली मैंने आपको बताया था जो एक स्टेट पे डिपेंड करता है, वो आपने चेंज कर दिया इन डिफरेंट मोड ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एनर्जी इन मोशन, आपने हीट और वर्क में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं, एक स्टेट ऑफ एनर्जी को आप दूसरी स्टेट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यही तो आप पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मींस एनर्जी ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, दैट मींस आपने स्टेट फॉर्म ऑफ एनर्जी को जो कि स्टेट फंक्शन है उसको आपने कन्वर्ट कर दिया इन मोशन फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट मींस हीट एंड वर्क। बोलिए भाई क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो जल्दी से। मोबाइल का सबसे सिंपल एग्जांपल है इसको समझने का कि मोबाइल में आपने 100% चार्ज करा, कुछ आपने वर्क में कन्वर्ट कर दिया, कुछ वहां आपका मोबाइल हीट में लॉस्ट हो गया, कुछ हीट आप जनरली आपको पता चलता है कि मोबाइल गर्म हो रहा है, कई बार नहीं पता चलता, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट जनरेट हो ही रही है, जो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी है वो आपने कन्वर्ट कर दी कुछ वर्क में और कुछ ना कुछ हीट में। बोलिए भाई क्या इतनी बात समझ में आई सभी के, जल्दी से मुझे बताइए। जी भैया। इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब ऑब्वियस है इसको आप इस इक्वेशन को आप अपने आप बना सकते हो, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला है तो साइन आपको पता है, जब सिस्टम के द्वारा सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो साइन आना चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना, और अगर बोल रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम है तो साइन आना चाहिए नेगेटिव, तो डब्ल्यू को यहाँ नेगेटिव रहने देना, दैट मींस को माइनस पीडीवी ही रहने देना। इसको आप अपने आप ही चेंज कर सकते हैं यूनिट कन्वर्जन में, बस इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है, इसलिए फर्स्ट लॉ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैंने आपको वर्क का यहाँ पे ज्ञान देने की कोशिश करी है। बोलिए भाई क्या इतनी बात क्लियर हुई सभी के, तो प्लीज मुझे जल्दी से बताएं, और आज की क्लास को मैं इतना ही रोकूंगा, फर्स्ट लॉ तक हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ना ये ऊर्जा बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कैसे इंटरनल एनर्जी को हमने हीट और वर्क में कन्वर्ट कर दिया। मोबाइल के एग्जांपल से याद रख सकते हो, 100% मोबाइल की बैटरी है, कुछ आप मोबाइल की बैटरी को वर्क में यूज करते हो, कुछ मोबाइल आपका हीट होने में लॉस्ट कर देता है, दैट मींस टोटल इंटरनल एनर्जी को आपने हीट और वर्क में कन्वर्ट कर दिया है। बोलिए भाई, तो ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है, अच्छा खासा आपको मोबाइल उसको फॉलो कर रहा है, मोबाइल से आप उसको ध्यान रख सकते हो कि कैसे आपने इंटरनल एनर्जी को हीट और वर्क में कन्वर्ट कर दिया है। बोलो भाई और कोई डाउट है, अब तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। थर्मोडायनेमिक्स अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं तो मैं भी चर्चा करूंगा, अभी तो खैर कुछ पढ़ाया ही नहीं है इसमें, ठीक है ना, बट इसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे एक बार आपके इसमें क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कि थर्मोडायनेमिक के लॉ क्या क्या होते हैं, तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों को डिफाइन करना था, और पूछा था व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तो हमने थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं पढ़ी तो उसकी लिमिटेशंस कैसे बताऊं, तो पहले एक बार थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ लेंगे, जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो भैया वहां उसकी लिमिटेशंस को भी देखेंगे। जैसे कुछ लिमिटेशंस और बता देता हूं, जैसे आप क्या देखते हैं कि आप किसी चीज को 100% उसका ले रहे हैं बट आप उसका 100% नहीं दे सकते हैं, व्हाई, बिकॉज क्योंकि मोबाइल की जो 100% बैटरी है आप उसको हीट और वर्क में लॉस्ट नहीं करते हैं। कुछ जो है ऑब्वियस बात है मोबाइल जो डेफिशिएंसी उसकी वजह से कुछ जो है बैटरी अपने आप ड्रेन हो जाती है, दैट मींस कुछ एप्स अपने आप ही उसका वर्क कर लेते हैं, दैट मींस जिसको हम उसकी रेसिडुअल एनर्जी बोलते हैं, वो जो कि अपने आप वेस्ट हो जाती है, वो हो सकता है कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट हो उसकी वजह से वेस्ट हो जाए, दैट मींस जो 100% हमने बैटरी चार्ज करी है उसको हम पूरा उतना ही 100% यूज नहीं कर पाते, दैट मींस 100% वर्क और 100% हीट उसमें नहीं निकल पाती, कुछ एनर्जी हमारी लॉस्ट हो जाती है। दैट मींस जो थर्मोडायनेमिक्स है वो मैथमेटिकली तो बिल्कुल 100% हर चीज को दिखाता है, बट जब हम प्रैक्टिकली उस चीज को करने जाते हैं तो 100% नहीं होता है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो थर्मोडायनेमिक्स की यही होगी। जैसे कार्नो इंजन आपने पढ़ा होगा 25 साल फिजिक्स में, तो कार्नो इंजन हम क्या चाहते हैं, ऐसा इंजन बने जो जितनी हीट ले रहा है उतना ही वो वर्क कर दे, जितनी हीट ले रहा है उतना ही वर्क कर दे, पर हम कार्नो इंजन की भी एफिशिएंसी देखते हैं, इट इज 90 to 95%, दैट मींस 100% वो भी नहीं हो पाता, कुछ उसकी सिस्टम में एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, जो कि इसे हम कहते हैं कि इतनी टेक्निकलिटी हम नहीं बना सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम इतना जो थर्मोडायनेमिक्स जनरली हम मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं वो हम प्रैक्टिकली इतना नहीं बना पाते हैं। तो देयर आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन मैथमेटिकल वे एंड इन द प्रैक्टिकल वे। तो पहला लिमिटेशन, पहली जो उसकी खामी है वो यही होगी। बोलिए भाई क्लियर हुआ, तो आपका 7.5 का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट आर द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिफाइन द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला तो मैंने आपको फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको बता दिया कि क्या खामियां रहेंगी थर्मोडायनेमिक्स की, तो पहला लिमिटेशन आप आज देख चुके हैं। क्वेश्चन देख लेना, 7.5 में आपसे पूछा जा चुका है। तो हलवा क्वेश्चन था कि लॉस को डिफाइन करना है और लिमिटेशन लिखनी है, 2-3 लिमिटेशन लिख दो, लॉ सारे डिफाइन कर दो, पूरे 7.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे उसमें। बोलिए भाई, तो फर्स्ट लॉ डिफाइन कर सकते हैं,
इसके यहाँ तक नोट्स अपने प्रॉपर बनाइए, बुक में देखिए ये टॉपिक्स को यहाँ तक, और प्लीज मुझे पीडीएफ सेंड कर दें। बाकी जिन बच्चों पे बुक नहीं है उनको पीडीएफ जो है अवेलेबल मैं करा दूंगा। बोलिए भाई, और कोई डाउट है किसी का तो प्लीज मुझे बताइए। आस्क योर डाउट्स फास्ट, बोलो भाई जल्दी से। नहीं भैया। चलिए, नहीं एक भैया। 2-3 बातें और बोलना चाहूंगा, उसको मैं रिकॉर्डेड से हटा देता हूँ फिर बोलता हूँ, या रिकॉर्डेड में ही बोल देता हूँ। ये जो बैच है कृपया ध्यान दीजिए, ये बैच है रेगुलर, तो इसमें जो फीस होगी वो 1000 पर मंथ ही होगी। जो ऑर्गेनिक का बैच चल रहा है वो रेगुलर बैच नहीं है। ऑब्वियस बात है, रेगुलर बैच का मतलब ये है इसमें क्लास जो है आपकी फिक्स रहेंगी, आपकी रेगुलर क्लास चलेंगी, ये ध्यान देना। वे बैच रेगुलर नहीं है, उसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे ऑर्गेनिक में, तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखना। ये आपका रेगुलर बैच है, इसमें 1000 रुपीज पर मंथ फीस होगी। जो ऑर्गेनिक का बैच है उसमें 1000 रुपीज पूरी बुक की होगी। उसमें जो अभी क्लासेस छूट रही हैं वो मैं आपको लाइव दे दूंगा, और जो बच रही है क्लासेस वो सारी रिकॉर्डेड में आपकी चल जाएंगी। डाउट्स के लिए मैं इस चीज को मत सोचिए कि भैया अगर इसने रिकॉर्डेड दे दी तो डाउट क्लियर नहीं करेगा। डाउट्स जब भी आपके होंगे, आपको वीक में 1-2 जितनी भी डाउट्स क्लास रखनी है, आपको वैसे कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। डाउट्स अपने कॉपी में कहीं लिख लिया करें पीछे की तरफ, और वो डाउट्स बाद में पूछ लिया करें। हालांकि डाउट्स नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है, वीडियो 1 से लेकर लास्ट तक देखोगे, मुझे नहीं लगता किसी तरह का आपको डाउट्स आएगा। पर फिर भी अपने अपने माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं, काफी चीजों सिंपल चीजों को लेकर भी कई बार माइंड में डाउट आ जाता है, तो नो प्रॉब्लम, आपकी डाउट क्लास रखी जाएंगी। पर ये ऑर्गेनिक का रेगुलर बैच नहीं है, दैट मींस वो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। ये लाइव क्लास है, सारे बैच रेगुलर चलेंगे, तो इसकी जो फीस है भैया 1000 होगी, इसको ध्यान देना, ठीक है ना, जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए। बाकी जो पुराने हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, उनको पता ही है, दिस इज द रेगुलर बैच।